हेलो बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि रंजन में। बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन। इसका कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज तक हम रिजिड बॉडीज के डिफरेंट मोशंस के बारे में पढ़ते आ रहे थे पिछले कुछ क्लासेस में। तो कौन कौन से मोशन होते हैं उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। रिजिड बॉडीज मोशन, क्या क्या मोशंस होता है? फर्स्ट होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, इसको इजी वे में समझने के लिए लीनियर मोशन भी लिख लेते हैं। सेकेंड मोशन होता है हमारा बच्चों, कौन सा होता है सेकेंड मोशन? रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये दो मोशन हमको मालूम हो गए, पहले से ही मालूम है हमको कि रिजिड बॉडी का जो दो मोशन होता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, अब हम लोग आज बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। तो बच्चों, जो इक्विलिब्रियम रहेगा ट्रांसलेशनल मोशन का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो रोटेशनल मोशन का इक्विलिब्रियम रहेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सिंपल है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो एक सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है mkg का, इसका मास mkg। इस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है F और इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये ब्लॉक मूव होगा। इक्वल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं होगा। तो ये ब्लॉक किस में? इक्विलिब्रियम में। मान लो इस पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, F3 फोर्स, F4 फोर्स और वेरियस फोर्सेस पे लग रहे हैं, F5, ठीक है, F5। इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होता है बच्चों? ये होगा, बॉडी मूव नहीं होगी तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल, दिस फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस, तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको अपने मेमोरी में रिटेन करना है। मैं इसको स्टार बना दिया मैंने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सिग्मा एफ नेट को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिग्मा एफ एक्सटर्नल को सिग्मा एफ नेट भी लिख सकते हैं। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ नेट इज 0। ठीक है, अब बच्चों हमने सेकेंड लॉ न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या पढ़ रखा है हमने? देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पढ़ रखा है F फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेट फोर्स कितना है? इक्वेशन 1 में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? एफ नेट कितना है? 0 है। तो 0 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मास किसी बॉडी का 0 नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। मास रहेगा 1 kg, 2 kg और सम क्वांटिटी, इट विल बी सम क्वांटिटी, फिजिकली 0 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, मास 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट बी 0। तो क्या 0 हो सकता है इस इक्वेशन के अंदर? एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन है? dv by dt, ये हमको मालूम है, पढ़ चुके हैं। तो देखो, dv by dt इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा अपने को, क्या दिखेगा? पहला कंडीशन देखो, v इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 है। सेकेंड दिखेगा हमको v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब v इज इक्वल टू 0 जो दिख रहा है, ये 0 क्यों हो सकता है? अगर वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो सकता है। और मैंने क्या पिछले क्लास में लेक्चर्स में बताए थे कि जब किसी
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसी कांस्टेंट को, तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है, उसकी वैल्यू जीरो आती है। और मान लो एक कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो और ये आंसर इसका जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि v इज कांस्टेंट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो कोई वेलोसिटी है v, एक वेलोसिटी मान लो v1, ठीक है, इसका एक इसका डिफरेंस है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की। अगर फाइनल वेलोसिटी भी v है, इनिशियल वेलोसिटी भी v है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, फाइनल भी v है, इनिशियल भी v है, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, जीरो आ गया। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, तो जीरो आ रहा है, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो दो केसेस में बन जाते हैं, वेलोसिटी या तो जीरो है या कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी जीरो है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी इज ऑन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। इसको नाम दिया गया है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जब बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। दो इक्विलिब्रियम आ गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दोनों पार्ट हो गए किसके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही थी, इसमें हमको मालूम पड़ गया जब बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म स्पीड, v कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। ये हमको दो चीजें यहाँ पे मालूम पड़ गई, ठीक है। अब कंडीशंस हमको ये ध्यान रखना है, कौन कौन सा, ये और ऊपर जो मैंने स्टार बनाया, इसको वी हैव टू रिटेन इन आवर मेमोरी, ये तीन चीजों को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये कितने टाइप का रहता है। ये तीन टाइप का रहता है बच्चों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो रहता है वो थ्री टाइप्स के रहते हैं। क्या, कौन कौन सा रहता है, देखो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये थ्री टाइप्स का रहता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कौन सा रहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकेंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, and third is neutral equilibrium, neutral equilibrium, अब हम इनको एक वन बाय वन समझ लेते हैं क्या रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ तीनों को, ठीक, ओके। स्टेबल इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, देखो, मान लो एक बाउल है, ऐसा बाउल है शेप का, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन ए पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया इधर, यहाँ पे बी पोजीशन पे, और यहाँ पे रिलीज कर दिया इसको, तो ये बॉल जो है वापस से इसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे वापस आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बॉडी ट्राइज टू regain its इक्विलिब्रियम पोजीशन, ए है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो ए पोजीशन है उस पर, बे पोजीशन आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, ये बात हमको मालूम पड़ गई किसके बारे में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसको लिख लो, ठीक है। अब हम देखते हैं अनस्टेबल का एग्जांपल। एक बाउल है इस शेप का, इसके ऊपर यहाँ बॉल रखा हुआ है ए पॉइंट पे, इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे, ठीक है। और ये यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, इसके हमने रिलीज किया इसको, तो ये फर्दर डिस्प्लेस हो गई, इधर सी पॉइंट पे आ गया, सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं गया, ए से सी पे चला गया, ए से बी हम ले गए थे, बी से सी पे चला गया। यहाँ क्या लिखेंगे, बॉडी गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड, आफ्टर slightly displaced and released,
तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्दर डिस्प्लेस हो गया। फर्दर डिस्प्लेस को क्या बोल सकते हैं, डिस्टर्ब हो गई बॉडी, डिस्टर्ब। वापस बी से ए पे नहीं आया, बी से ए पे वापस नहीं आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आया और आगे जाके ये डिस्टर्ब हो गई, ठीक है बॉडी। तो ये एग्जांपल हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब समझ लेते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, तो एक सरफेस है, यहाँ पे बॉल रखा है, उसी वही बॉल रखा है ए पोजीशन पे ओरिजिनल पे, इस पर स्लाइड हमने इसको डिस्प्लेस किया फोर्स लगा के और रिलीज कर दिया, तो ये बी पे आ गई, ठीक है। तो न्यू पोजीशन में क्या हुआ यहाँ पे, न्यू पोजीशन में, इन न्यू पोजीशन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में ही है। आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, ठीक है, यहाँ से ए से बी में आई, ठीक है, यहाँ पे इसको रिलीज किया, तो यहाँ भी जैसे ए पे ये इक्विलिब्रियम में थी इस पॉइंट पे, वैसे बी पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इन न्यू पोजीशन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइडली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। तो ये तीन चीजें हो गई। इसमें अनस्टेबल में क्या हुआ था, बॉडी गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड, फर्दर डिस्प्लेस हो गई, ए से बी लाए थे तो बी से और सी में चली गई, आफ्टर स्लाइडली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। एंड ए में क्या हुआ था, पहले वाले केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कि वापस से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉडी आ गई, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये तीन चीजें हमने समझ लिया। अब हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है फिलहाल। अब हम आ जाते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। बच्चों इसको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहले नोट कर लो, दी रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ all the torques due to all the forces acting on the body about any point, this is very important, is zero. The resultant torques of all the torques due to all the forces acting on the body about any point is zero. देखो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक टॉर्क आपने फोर्स लगाया F, यहाँ पे एक फोर्स लगाया F, तो ये बॉडी रोटेट होगी, ठीक है, बॉडी रोटेट होगी, तो इसका सिग्मा टाउ नेट, इसका जो टॉर्क रहेगा वो जीरो नहीं रहेगा। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, ये मैंने बोला ना ऑल द फोर्सेस, ये ऑल द फोर्सेस वेरियस फोर्सेस पर लग रहे हैं, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है, वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं, और ये फोर्सेस के से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो अगर जीरो हो जाता है, सिग्मा टी नेट टोटल रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो जाता है, इस कंडीशन में बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये कंडीशन हमको याद रखना है, जैसे मैंने पहले बताया था, दिस वी हैव टू रिटेन इन द मेमोरी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन रहता है। अब यहाँ पे हम दो केसेस देख लेते हैं। हमने पिछले अपने जो लेक्चर में इसका डेरिवेशन काफी डिटेल में किए हुए हैं। टाउ वेक्टर जो है, टॉर्क जो है वो क्या होता है, dl by dt,
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका रेट ऑफ चेंज रहता है टॉर्क। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस वीडियो का, आप उसको अच्छे से देख लो, वहां पे इसको काफी अच्छे से मैंने डेरिवेशन इसका किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाता है, कंडीशन हमने क्या बताया ऊपर, अभी देखो टॉर्क नेट को हमको क्या करना है, इसको जीरो करना है फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो इसको हमने जीरो कर दिया, तो dl बाई डी टी जीरो हो गया। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, dl बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। और जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इस केस में जब अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। इस कंडीशन को अपने को याद रखना है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एंगुलर मोमेंटम जो रहता है, एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहता है। ये पूछते हैं लोग, ठीक है। और इसमें एक केस और देख लेते हैं, हमें टॉर्क के बारे में और क्या मालूम है। टॉर्क जो रहता है, देखो टॉर्क जो रहता है वो आई अल्फा रहता है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। और अल्फा क्या रहता है बच्चों, अल्फा रहता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी का लीनियर मोशन में क्या रहता है, एफ एम ए, ये हमने लीनियर मोशन पढ़ रखा है। यहाँ पे ये टाउ और आई अल्फा हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है, इस आई इज एनालोगस टू एम, इसका काउंटर पार्ट है, आई की एक्चुअल वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, आई कैन नॉट बी जीरो, इसकी वैल्यू रहेगी। और अल्फा जब हमने, ये कब जीरो हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, टाउ नेट जीरो है तो उस केस में आई अल्फा, टाउ नेट का मतलब आई अल्फा, या आई अल्फा लिखा है इज जीरो, तो आई जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू जीरो हो सकती है, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कंडीशन हमको याद रखनी कि जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो, नो एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसा कर लो, नो एंगुलर एक्सेलरेशन, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारी कंडीशंस हमने देख ली, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की देख ली और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की देख ली, ठीक है। ये दोनों देखने के बाद हम एक तीसरी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे जिसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, वो देख लेते हैं वो क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसमें दो केसेस रहते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं, केस वन, मान लो एक रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, इस टाइप का ए बी रॉड है, और ये पॉइंट ओ है जिसके अबाउट हम इसका इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो ओ से ए की का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है और ये भी स्मॉल है। इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ और एक फोर्स लग रहा है इधर एफ, ठीक है। अब इसको देखने के बाद, देखने से पहले मैं दो कंडीशन यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे कि आप यहाँ से इजीली देख सको। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या केस रहता है, अगर है तो क्या रहेगा कंडीशन, सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो क्या उसमें रहता है, सिग्मा कंडीशन सिग्मा टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो, नहीं रहता है। ये ट्रांसलेशनल का हो गया, ये रोटेशनल का हो गया। बच्चों पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा कि आइदर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट और रोटेशनल, दोनों में से एक रहेगा, या तो ट्रांसलेशनल रहेगा या रोटेशनल रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, आइदर इसमें से आइदर दिस और दैट रहेगा, एक रहेगा, है ना, आइदर ऑफ वन, दोनों में से एक रहेगा। तो वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ट्रांसलेशनल है या रोटेशनल है, कौन सा इक्विलिब्रियम है। ये फोर्स एफ हो गया, ठीक है। ये फोर्स जो है ये वाला एफ जो ए पॉइंट पे लग रहा है, ये इसको कैसे रोटेट करेगा बॉडी को, देखो ध्यान से, इसको ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ओ के अबाउट, और एक ओ के अबाउट जो बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क कैसे लगेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है।
तो पहले फोर्स की बात कर लेते हैं, इस कंडीशन की बात करते हैं। देखो दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं, दोनों फोर्स एफ और एफ, वाई डायरेक्शन में दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ नेट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2F हो जाएगा। ठीक है, और F की वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती, 1 न्यूटन 2 न्यूटन कुछ रहेगा। अगर 1 न्यूटन है तो ये 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या आ जा रहा है, एफ नेट जीरो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हमको बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड केस में, देखते हैं टॉर्क के बारे में, देखते हैं क्या हो रहा है। ये टॉर्क देखो कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और ये क्लॉकवाइज लग रहा है, ये क्लॉकवाइज लग रहा है, दोनों अपोजिट लग रहे हैं। तो टॉर्क का हमने पढ़ा था फोर्स इनटू लीवर आर्म, ये एंटी क्लॉकवाइज वाले का हो गया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया। और क्लॉकवाइज टॉर्क कितना लग रहा है, एफ ए, ये भी एफ डिस्टेंस ए है और फोर्स एफ है, और ये दोनों अपोजिट में लग रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इज इक्वल टू सिग्मा टाउ नेट। टाउ नेट की वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई। अभी कंडीशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर सिग्मा टाउ नेट इज 0 है तो इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज देयर, यस रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसमें। तो ये पार्शियल हो गया, इसमें क्या नहीं है, इसमें ट्रांसलेशनल नहीं है। ठीक है, नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अब इसी का हम सेकंड केस देख लेते हैं। देखो केस 2, ये यूनिफॉर्म रॉड है, इस पे एक फोर्स एफ इधर लग रहा है और एक फोर्स एफ इधर लग रहा है। ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं, ये पॉइंट ओ के अबाउट लग रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले लो ए, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो बी। इसको फिर से बना देता हूँ, ये रॉड है ए और बी, ये ओ के अबाउट लग रहा है, ये डिस्टेंस ए है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ए है। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ इधर और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है एफ इधर। ये क्लियर हो गया, ये दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इस रॉड पे जब दो फोर्स लग रहे हैं, एक एफ इधर लग रहा है एक एफ इधर लग रहा है, तो ये पॉइंट ओ के अबाउट जो इसको रोटेट करेगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज करेगा और ये फोर्स भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉर्क के केस में हो जाएगा। पहले हम लोग टोटल फोर्स देख लेते हैं। सिग्मा एफ नेट कितना होगा बच्चों, देखो एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ एफ और एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ माइनस एफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ नेट अगर 0 हो गया तो इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, यस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये फोर्स, दोनों फोर्स इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो क्या टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, एफ ए प्लस एफ ए इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू एफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0। एफ की कुछ वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, 0 तो नहीं हो सकती। दैट मीन्स सिग्मा टाउ नेट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हमने दो केसेस देखे, एक केस में यहाँ पे ऊपर वाले में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं था, रोटेशनल था, तो ये पार्शियल का केस हो गया, पार्शियल इक्विलिब्रियम का केस हो गया। सेकंड वाले केस में हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, प्रेजेंट है, लेकिन रोटेशनल नहीं है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम हमने देख लिए। तो इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम के चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक दो बार और देख के इसके डिटेल में समझ लो, इसको अच्छे से देख लो इसको लेक्चर को, और सारे पॉइंट्स नोट कर लो। हम लोग एक बार इसको फिर से समराइज कर देते हैं फास्ट। देखो हमने पहले देखा रिजिड बॉडी मोशंस को, ठीक है, रिजिड बॉडी का मोशंस हम लोग देखते ही आ रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, रोटेशनल, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है रिजिड बॉडी का मोशन। अगर ये रिजिड ट्रांसलेशनल मोशन को इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया,
और इधर बात करेंगे तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, फिर हमने समझा कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कौन सी कंडीशंस रहेंगी, तो उसमें जो टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 0 अगर है, देन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज देयर। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है इसमें बॉडी में। फिर हमने न्यूटन लॉ से देख लिया कंडीशंस क्या क्या होती हैं। एक कंडीशन हमको मालूम पड़ी कि जब बॉडी का वेलोसिटी 0 है मतलब बॉडी इज ऑन रेस्ट, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। व्हेन इट इज मूविंग विद a constant uniform velocity, then there is a dynamic equilibrium. Then we learnt about the static equilibrium. इसका ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके टाइप्स हमने देख लिए। टाइप्स: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में बॉडी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जा रही है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस और यहाँ से कर रहे हैं और रिलीज कर दे रहे हैं बी पॉइंट पे, तो वापस आ जा रही है ए पॉइंट पे। अनस्टेबल में और फर्दर डिस्प्लेस होकर डिस्टर्ब हो जा रही है बॉडी, वापस नहीं आ रही, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। न्यूट्रल में मेंटेन कर रही है अपने इक्विलिब्रियम को इवन इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड एंड आफ्टरवर्ड्स रिलीज्ड। फिर हमने देखा पार्शियल इक्विलिब्रियम कि कभी कभी क्या होता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम रहता है किसी किसी केस में, तो हमने दोनों केसेस को हमने अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे केस 1 में हमको दिख रहा है कि यहाँ पर translational equilibrium is not present but rotational equilibrium is present, whereas in case 2 translational equilibrium is present, it is there, you see here, यहाँ पे है, और यहाँ पे rotational equilibrium is not there. ठीक है, so with this we can say that we have learned today about the equilibrium of the rigid body. In the next class we will be doing some numericals on this to make this concept more clear. ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आई एम कॉलिंग इट ए डे। गुड बाय, सी यू।